बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है आपको जी? जी कुर्तुलैन। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके। आज तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा लो टून में ही बात करूंगा। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। एक्चुअली कल मेरी वैक्सीनेशन हुई है तो उसका थोड़ा सा इशू आ रहा है। ओके। अच्छा जी, इसी कर दो यार बंद। अच्छा जी, कल जो पढ़ा है क्वेश्चन छोटे छोटे थे, अच्छी अंडरस्टैंडेबल चीजें थी, उनमें कोई प्रॉब्लम आया हो, किसी को कोई मसला आया हो? गुड हो गया जी। चलें जी आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट। क्या है? क्या आप कस्टमर को चीज देते जा रहे हैं सीरीज में, ओवर अ टाइम पीरियड जो है ये डिलीवरी हो रही, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की फुलफिल हो रही है, ठीक है, और वो साथ साथ अपना उसे यूज करी जा रहा है, कंज्यूम करी जा रहा है, ठीक है। आपने किसी को कहा कि जनाब हम आपको इतने लीटर फलां प्रोडक्ट बना के देंगे और हम हर हफ्ते आपको 10-10 लीटर बना के देते जाएंगे, कोई केमिकल है, तो आप 10 लीटर देते जा रहे हैं, वो कंज्यूम करता जा रहा है। इस केस के अंदर वो कहता है कि जी हमें रेवेन्यू किस तरह, कब, कितना रिकॉग्नाइज करना है। एन एंटी इंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड मंथली पेरोल प्रोसेसिंग सर्विसेज टू अ कस्टमर फॉर 1 ईयर। पेरोल प्रोसेसिंग सर्विसेज यूरोप में, अमेरिका के अंदर ये बड़ा कॉमन सा फिनोमेना है कि जो बड़े बड़े अदारे हैं जिनके यहाँ मतलब थाउजेंड्स में एम्प्लॉय काम करते हैं, वो अपने पेरोल फंक्शन उनके पास नहीं है, वो आउटसोर्स उन्होंने किए हुए हैं। सर्विस स्टाफ की अटेंडेंस के जिम्मेदार होते हैं, वही उनके बोनस, वही उनकी ओवर टाइम, और मंथली वो सैलरी बना के एंटी को भेज देते हैं कि ये सैलरी है आपकी, पे कर दें। एंटी उस काम में इन्वॉल्व नहीं होती। तो ऐसा ही कोई सर्विस है जो कि कंपनी जो है वो किसी को दे रही है, ठीक है। एन एंटी एंटर्स इनटू अकाउंट, एंटी वो है जिसने ये सर्विस देनी है, एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड मंथली पेरोल प्रोसेसिंग टू अ processing service to a customer for 1 year. The promised payroll processing service are accounted for as a single performance obligation in accordance with para। ठीक है, इन पैराग्राफ्स को एक दफा पढ़ लीजिएगा, फिर जगह जगह इनका रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। कि जी पता है उसको एग्जामिनर को, जब आप यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, आपने ज्यादा से ज्यादा ये लिखना है कि इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15, ठीक है, दैट्स ऑल। ये जो चीज है ना, पैरा का रेफरेंस जो है ना, जो कि इन अकॉर्डेंस विद, ये काट दें, ये ये रहा, ये हर जगह ये जरूर लिखना है, इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15। और एग्जामिनर ने भी तो कोई काम करना है ना, वो भी IFRS देखे कौन सा पैरा, ठीक। वो कहता है कि ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, हम पूरा साल उनसे सर्विस लेते हैं, वो हर महीने हमें, हर रोज हमारी टाइम ऑफिस को वो रिकॉर्ड करते हैं, वट के ऊपर वो लिस्टें बनाते हैं, सैलरीज बनाते हैं, हमें देते हैं, हम सैलरीज पे कर देते हैं। तो वो हमारी सर्विस साथ साथ कंज्यूम किए जा रहे हैं। अब हम उसके रेवेन्यू की बात कर रहे हैं जिस एंट्री ने ये सर्विस दी है। द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम, ये ओवर टाइम है, एट टाइम नहीं है, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद, फिर वही बात है, उसके अंदर उसने बताया हुआ है ओवर टाइम और ऑन टाइम का क्या मतलब है। इन अकॉर्डेंस विद, अगेन अगर आप याद कर सकते हैं तो कर भी सकते हैं, ठीक है, पैराग्राफ के रेफरेंस, लेकिन ऐसा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। बिकॉज द कस्टमर simultaneously received and consumed the benefit of the entity's performance and processing each payroll as and when each transaction is processed, the fact that another entity would not need to re-perform payroll processing services for the services that the entity has provided to date also demonstrate that the customers simultaneously receives and consumes the benefits of the entity's performance as the entity performs। कि वो साथ साथ सारा कहानी ले लिखी हुई है कि वो चूंकि हर महीने की सैलरी बना के हम उन्हें दे देते हैं, उन्हें खुद से सैलरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है वो हमारी सर्विस का बेनिफिट वो साथ साथ लिए जा रहे हैं। द एंटी डिसरिगार्ड एनी प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑन ट्रांसफरिंग द रिमेनिंग परफॉर्मेंस obligation including setup activities that would need to be undertaken by another entity. The entity recognizes revenue over time by measuring its progress towards complete satisfaction of that
परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन अकॉर्डेंस विद द पैरा 39, इसके अंदर वो पैटर्न ऑफ रिकॉग्निशन की बात करता है अमोर्टाइजेशन की, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जी इससे हट के कि एंट्री वो अगर खुद करना चाहे तो किस तरह से करेगी, या कोई और करना चाहे तो कैसे करेगा। ये वाली एंट्री जो काम कर रही है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, लिहाजा अगर हमने उससे फर्ज करें 12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो हर महीने हम उनको इनवाइस करते जाएंगे और हम हर महीने 1 लाख रुपया रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएंगे। चलो जी आगे आ जी एग्जाम्पल नंबर 7। अच्छा ये जो एग्जाम्पल है ये कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, उसकी रीजन क्या है कि ये एग्जामिनेबल एग्जाम्पल हैं जो स्टैंडर्ड्स की हैं, तो लिहाजा स्टैंडर्ड के अंदर जो एग्जाम्पल का नंबर है जो हमारे से रेलेवेंट है ये वही नंबर लगा, ठीक है जी। अगली एग्जाम्पल आ गई जी 17, असेसिंग वेदर ए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर टाइम, इस बात का कैसे तयन करेंगे, ठीक है। अब ये भी एक उसने आपको छोटी सी एग्जाम्पल बना के दे दी है। एन एंटिटी इज डेवलपिंग अ मल्टीपल, ये एंड नहीं, मेरा ख्याल ये एन आना है, है ना। एन एंटिटी इज डेवलपिंग अ मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये एन एंटिटी है जी, इट्स नॉट एंड एंटिटी, ठीक है। अ कस्टमर एंटर्स, क्या कर रहे हैं जी, वो मल्टी मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, प्लाजा बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, ठीक है, वजीर आजम हाउसिंग स्कीम वट एवर जो भी है। A customer enters into a binding sale contract with the entity for a specific unit that is under construction. किसी कस्टमर ने एक फ्लैट खरीदा जी उसमें जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन, ये यूनिट हैज अ सिमिलर फ्लोर प्लान and is of a similar size, but other attributes of the units are different. For example, the location of the unit within the complex. कहता है जी उसका सेम फ्लोर प्लान है कि जी कितने कमरे हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, और उसका जो अदर एम्यूनिटीज हैं लाइक उसकी लोकेशन किस लोकेशन पे है, कहाँ उसका मेन डोर है, क्या है, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फ्लोर प्लान का मतलब होता है कि उसके अंदर कितने कमरे हैं, टीवी लाउंज है, ब्ला ब्ला, वो सारा सेम है। एंटी डज, अब केस ए है, अब कहता है जी इस एग्जांपल को अब एलेबोरेट कर रहा है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि एंटिटी डज नॉट हैव एन एनफोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट, ठीक है। एंटिटी डज नॉट हैव एन इनफोर्सेबल राइट टू पेमेंट का यहाँ फिर इसने गलत लिखा हुआ है, पेमेंट मीन टू रिसीट है ये, यानी पेमेंट उसके हिसाब से है जिसने फ्लैट खरीदा हुआ है, उसकी बात हो रही है कि जो फ्लैट बना रहा है उसके पास इनफोर्सेबल राइट नहीं है कि पेमेंट ले सके, यानी रिसीट कर सके फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट, यदि जितना आज तक वो मुकम्मल हो गया है, मतलब कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो एक बंदे ने फ्लैट खरीदा है, तो हम ये कहें कि जी 31 दिसंबर तक जितना बन गया मेरे पास राइट है बनाने वाले के पास कि मैं उतना उससे पैसे ले सकूं, कहता है ऐसा नहीं है, ठीक है। An entity does not have an enforceable right to receive for performance completed to date, completed कि आज तक जितनी परफॉर्मेंस मुकम्मल हुई है उस कॉन्ट्रैक्ट की जो एक इंडिविजुअल के साथ किया है उसकी पेमेंट लेने का मेरे पास इन्फोर्सेबल राइट नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, द कस्टमर पेज ए डिपॉजिट अपॉन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट and the deposit is refundable only if the entity fails to complete construction of the unit in accordance with the contract. The remainder of the contract price is payable on the completion of the contract when the customer obtains physical possession of the unit. If the customer defaults on the contract before completion of the unit, the entity only has right to retain the deposit. अब वो कहता है जी आपने डिपॉजिट दिया कस्टमर ने और बाकी पैसे उसने कब देने हैं, जब मैं उसे फ्लैट मुकम्मल करके दूंगा। अब अगर तो ये जो डिपॉजिट है ये नॉन रिफंडेबल है तो इसे मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। ये डिपॉजिट जो है ये मतलब जैसे इस केस के अंदर है, उसने आगे जाके एक्सप्लेन किया, अभी तो मैं इसे लायबिलिटी करूंगा, लेकिन जब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये अब वापस नहीं करना, वो कब कंफर्म हो जाएगा, जब कस्टमर क्या करेगा, या फ्लैट ले लेगा या वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ कि ये डिपॉजिट रिफंडेबल नहीं है। तो जब तक तो कस्टमर इन कॉन्टैक्ट है वो डिफॉल्ट नहीं करता, ये मेरे लिए लायबिलिटी रहेगा। जिस दिन कस्टमर ने डिफॉल्ट किया उसने कहा जी भाई मुझे नहीं फ्लैट चाहिए, मार लें अपना मेरा डिपॉजिट, मैं उसी दिन इस लायबिलिटी को क्या करूंगा, रेवेन्यू बना दूंगा। स्टार्ट से ये लायबिलिटी ही रहेगी, रेवेन्यू नहीं ट्रीट करना। मतलब
ये देखकर रेवेन्यू ट्रीट नहीं करना कि ये नॉन रिफंडेबल है, इसकी बेस के ऊपर रेवेन्यू, ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि कब मेरे पास राइट आता है इस नॉन रिफंडेबल को रेवेन्यू ट्रीट करने का, जिस दिन अगला बंदा कैंसिलेशन करता है। अदरवाइज ये मेरी लायबिलिटी रहेगी। जिस दिन मैं फ्लैट डिलीवर करूंगा, बाकी पैसे लूंगा, उस दिन एंट्री होगी बाकी पैसे कैश डेबिट, ये वाली लायबिलिटी डिपॉजिट वाली डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। ठीक है जी। तो इस तरह हम इस ट्रांजैक्शन को जो है वो लेके चलेंगे। लेकिन अगर जैसे customer pays the deposit upon entering into the contract and the deposit is refundable only if the entity fails to complete the construction of the unit in accordance with contract। ये रिफंडेबल सिर्फ उस सूरत में है अगर मैं बनाने वाला फेल हो जाता है, तो फिर मुझे ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, लिहाजा ये मुझे अपनी लायबिलिटी ही स्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं बना के डिलीवर नहीं कर पाता उस वक्त तक ये सर्टन नहीं है कि जी मैंने ये बना देना है, उस वक्त तक ये मेरी लायबिलिटी है। ठीक है। द रिमाइंडर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज पेएबल ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कस्टमर ऑब्टेन फिजिकल पोजेशन ऑफ द यूनिट। बाकी पैसे जब फिजिकल पोजेशन आएगा उस वक्त जो है वो देगा। इफ द कस्टमर डिफॉल्ट, अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है, वो डिफॉल्ट क्या होगा, वो भाग जाता है, कहता है मैंने नहीं फ्लैट लेना, उसे उसके पास पैसे नहीं अरेंज हुए वट एवर, तो फिर क्या करेंगे, ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द यूनिट द एंट्री ओनली हैज द राइट टू रिटेन द डिपॉजिट। तो उस दिन फिर ये डिपॉजिट भी मैं रिटेन करूंगा और उस दिन ये डिपॉजिट लायबिलिटी से निकल जाएगा, मेरा रेवेन्यू बन जाएगा। ठीक है, जिस दिन आएगा मैं एंट्री करूंगा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कैश डेबिट, और जिस दिन वो डिफॉल्ट कर देगा जी मुझे नहीं चाहिए ये फ्लैट, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करके रेवेन्यू को क्रेडिट कर दूंगा। इट विल बिकम माय रेवेन्यू। अंडरस्टैंड? एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, कहता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, इंसेप्शन का मतलब है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द एंट्री अप्लाइज पैराग्राफ 35 ठीक टू डिटरमिन वेदर, ये अब उसने एक्सप्लेन किया, its promise to construct and transfer the unit to the customer is performance obligation satisfied over time. The entry determined that it does not have an enforceable right for to payment। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, पेमेंट कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेमेंट के मेरे इन्फोर्सेबल राइट नहीं है, यानी मेरी रिसीट के फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट, कि जितना जितना मैं मुकम्मल करूं उतने पैसे लेने का कोई राइट नहीं है। जब पूरा मुकम्मल होगा, पोजेशन मिलेगा, फिर पैसे लेने का राइट है। टुडे until construction of the unit is complete, the entity only has a right to the deposit paid by the customer, because the entity does not have a right to payment for work completed to date. The entity's performance obligation is not a performance obligation satisfied over time in accordance with paragraph this। Instead, the entity accounts for the sale of the unit as performance obligation satisfied at a point of time in कि ये वाली जो इस तरह के जी कुछ पैसे अभी एडवांस दे दें, बाकी मुकम्मल करने पे देंगे, तो मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकता कि जी ओवर टाइम। ये ओवर टाइम वाला सीन नहीं है, ये क्या है, एट टाइम। और वो कौन सा टाइम है, अगर फ्लैट मुकम्मल कर देंगे तो जिस वक्त पोजेशन उसको हैंड ओवर करेंगे, और अगर वो बंदा डिफॉल्ट कर देगा, फ्लैट लेने से इनकार कर देगा, तो जिस दिन मैं उसका डिपॉजिट रेवेन्यू ट्रीट करूंगा उस दिन वो डिपॉजिट मैं जो है वो रेवेन्यू ट्रीट कर लूंगा। आगे चलें। अब इसका बी केस है, एंटी हैज एन एनफोर्सेबल राइट। जी कौन है? जी शमसुज़्ज़मा। सर ये जो डिपॉजिट है ये कॉन्ट्रैक्ट फीस है या फिर ये उसी कॉन्ट्रैक्ट के पैसे है जो हमने पहले बयाना दिया था? देखो बयाना उसका है, मेरी रिसीट है, ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट रिसीट है, लेकिन यहाँ बात ये हो रही है कि वो इनकम है जिस दिन रिसीव किया या लायबिलिटी है, और अगर लायबिलिटी है तो इनकम कब बनेगा, वो जिस दिन रिसीव किया उस दिन वो लायबिलिटी है। ठीक है, और वो इनकम कब बनेगा, जिस दिन अगला बंदा कहेगा जी मेरा आप डिपॉजिट रख लें, मार लें, मुझे फ्लैट नहीं चाहिए, उस दिन फिर आपका राइट बन जाएगा, उसे रेवेन्यू ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब इसी का दूसरा केस क्या है जी, एंटी हैज एन इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। ये देखें, कंप्लीटेड टू डेट, ये क्या है कि जी हर महीने जितना फ्लैट मुकम्मल होता जा रहा है, जैसे हम आमतौर पर घरों के ठेके में करते हैं कि जी इतना मुकम्मल हो गया तो इतनी पेमेंट कर देंगे, इतना, ये क्या है, ये ओवर टाइम है। एक्चुअली इसमें वो ये समझाना चाह रहा है कि कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम है या एट टाइम है। इसका जो एक केस था
वो क्या है, वो एट टाइम है, जबकि जो ये वाला केस है ये क्या होगा, ये ओवर टाइम होगा। चलो जी। भाई आगे किधर जा रहे हो? ये पढ़ा है ना, ये अभी ये पढ़ा हमने, आगे चलो। हाँ ठीक है, यही है ना, बी केस है। क्या किया ये? हम्म। जी, परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट, कंप्लीटेड टू डेट का मतलब क्या है जी, साथ साथ पेमेंट होती जाएगी। ठीक है, तो इसको वो क्लोज करेगा कि ये ओवर टाइम है। ठीक है, ये एट टाइम नहीं है। द कस्टमर पेज अ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट अपॉन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड विल मेक प्रोग्रेस पेमेंट करेगा साथ साथ ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिट। द कॉन्ट्रैक्ट हैज सब्सटेंटिव टर्म्स दैट preclude the entry from being able to direct the unit to another customer। कहता है ये हम किसी दूसरे कस्टमर को भी नहीं दे सकते, ये कस्टमर स्पेसिफिक है, ये प्रीक्लूड करता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कि जो हमारे लिए है वो हमें ही मिलेगा। इन एडिशन द कस्टमर डज नॉट हैव द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस द एंट्री फेल्स टू परफॉर्म एज प्रॉमिस। और दूसरी बात ये है कि कस्टमर के पास डज नॉट हैव राइट टू टर्मिनेट, उसके पास टर्मिनेशन का राइट नहीं है, जैसे एक केस में था। ठीक है, ता वक्त के जो डेवलपर है वो फेल हो जाए एज प्रॉमिस, कि वो ना डिलीवर कर सके। इफ द कस्टमर डिफॉल्ट्स ऑन इट्स ऑब्लिगेशन by failing to make the promised progress payment as and when they are due, the entity would have a right to all of the consideration promised in contract if it is complete the construction of the unit। if it completes the construction of the, अगर उसने यूनिट कंस्ट्रक्शन का मुकम्मल कर दिया है और उन्होंने कुछ पेमेंट कर दी हुई है और बाकी पेमेंट में वो फेल हो रहा है, तो कहता है उसका राइट है उन पेमेंट के ऊपर जो हो चुकी हुई हैं। द कोर्ट हैव प्रीवियसली अपहेल्ड सिमिलर राइट्स दैट entitled developers to require the customer to perform subject to entities meeting its obligation। तो कहता है ऐसी सूरत के अंदर क्या है कि जो कोर्ट है, चूंकि अब ये उसका फ्लैट एक पर्सन स्पेसिफिक था, तो लिहाजा ये उसे ही दिया। इसके अंदर कोर्ट ने अपहेल्ड का मतलब होता है फैसले दिए हुए हैं कि जो कस्टमर, जो एंटिटी है वो कस्टमर को सू कर सकती है कि भाई ये तेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ्लैट बनाया, चीज बनाई है, अब ये मैं किसी और को तो भेज नहीं सकता, तुमने इतने पैसे दिए हैं, बाकी पैसे भी दो। ठीक है, और अपना पोजेशन जो है वो पकड़ो। एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन द एंट्री अप्लाइज पैराग्राफ टू डिटरमिन वेदर इट्स प्रॉमिस to construct and transfer the unit to the customer is a performance obligation set over time। Yes, the entity determined that the asset unit created by the entity's performance does not have an alternative use to the entity because the contract precludes the entity from transferring the specified unit to another customer। The entity does not consider the possibility of contract termination in assessing whether the entity is able to direct the asset to another customer। ठीक है, कतरी ये किसी और कस्टमर को नहीं दिया जा सकता। द एंटिटी डज नॉट कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कहता है वो ये नहीं अज्यूम करेगा, वो अपना उसे रेवेन्यू बुक कर लेगा और वो जो अमाउंट ड्यू है उसको वो रिसीवेबल बुक करेगा। जितनी अमाउंट उसकी ड्यू होती जा रही है वो लेता जा रहा है, वो तो उसका रेवेन्यू है। और जो वो रह गया देने वाला, वो आप कहेगा जी ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो मुकम्मल हो गई है, वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट के अगेंस्ट उसे अपना वो रिसीवेबल बुक करेगा जो बाकी पैसे उसने लेने होंगे। The entity also has a right to payment, यहाँ फिर पेमेंट लिखा हुआ है, वो पेमेंट मीन कस्टमर ने जो पेमेंट करनी है, फॉर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू डेट इन अकॉर्डेंस विद पैरा 37। दिस इज बिकॉज if the customer were to default on its obligations, the entity would have an enforceable right to all the consideration promised under the contract if it continues to perform as promised। तो जितने पैसे उसने दिए हुए हैं उसके ऊपर उसका राइट है, अगर वो अपना काम करता रहा है। ठीक है, जो उसने प्रॉमिस किया अगर वो काम कर रहा है तो जो पैसे आई जा रहे हैं उसके ऊपर उसका राइट है। देयरफॉर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द
and the practices in the legal jurisdiction indicate that there is a right to payment for performance completed to date. Consequently, the criteria in paragraph are met, and the entity has performance obligation that it satisfies over time. To recognize revenue for that performance obligation satisfied over time, the entity measures its progress towards complete satisfaction of its performance obligation in accordance. तो फिर स्टेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस के ऊपर अपना रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड करता जाएगा। ठीक है जी, अगर तो उतना ही मुकम्मल हो रहा है जितने पैसे आई जा रहे हैं तो वो रेवेन्यू है इसका। ठीक है, ये बेसिकली सारी डिस्कशन का जो लुबे लबाब था ना वो ये वाला पैरा था कि एक तो ये सेटिस्फेक्शन ओवर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम है, और दूसरा जितना मैं उसे फ्लैट मुकम्मल करके देता जा रहा हूँ उतना मेरा राइट टू रिसीव है, यानी वो मेरा रेवेन्यू मैं उसे ट्रीट करता जाऊंगा। चलें, in the construction of a multiple residential complex, the entity may have many contracts with individual customer for the construction of individual units within the complex. The entity would account for each contract separately. हर contract अलग-अलग से. However, depending on the nature of the construction, the entity's performance in undertaking the initial construction work, that is the foundation and the basic structure, as well as the construction of common area, may need to be reflected when measuring its progress towards complete satisfaction of its performance obligation in each contract. कहता है जी हर कॉन्ट्रैक्ट एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो मामला जो के कॉमन हैं, वो मामला जो के कॉमन हैं, उन मामलात को उनके ऊपर जो कॉस्ट लगी हुई है या जो कॉमन एरियाज हैं, लॉबीज हैं, रिसेप्शन है, वो तो किसी कस्टमर की नहीं है। वो कहता है जब आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करेंगे हर कस्टमर की तो अल्टीमेटली वो उसके अंदर इन चीजों को भी जो ओपन एरियाज हैं उनको भी मद्देनजर रखेंगे। तो परफॉर्मेंस ये ओवर टाइम हुई जहां पर साथ साथ अगले ने प्रोग्रेस पेमेंट्स करनी है और वो आपका रेवेन्यू भी होगा, और वो रेवेन्यू किस बेस पे करेंगे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, और स्टेज ऑफ कंप्लीशन टर्म करते हुए जो ओपन एरियाज हैं या कॉमन कंस्ट्रक्शन है उसको भी कंसिडर करेंगे। एंटी हैज इनफोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। ठीक है, इनफोर्सेबल राइट ऑफ पेमेंट। The same facts as in case B apply to case C, except that in the event of default by the customer, either the entity can require the customer to perform as required, यानी वो पैसे दे under the contract, or the entity can cancel the contract in exchange for the asset under construction. कहता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये ले लें और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, मुकम्मल ना करें। एंड एन इंटाइटलमेंट टू ए पेनल्टी ऑफ ए पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और कोई ना कोई फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ होगा, तो फिर कोई पेनल्टी जो है उसको कोई जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसके मुताबिक कोई पेनल्टी भी वो दे। ठीक है, यानी जो पैसे हैं वो आप होल्ड कर लें, जो इनकम्प्लीट एसेट है वो उसे हैंड ओवर कर दें, और जो इनकम्प्लीट छोड़ने की वजह से उसके ऊपर कोई ना कोई जो कॉस्ट है वो भी आप डिस्पर्स करेंगे, कस्टमर पे करेगा। नॉटविथस्टैंडिंग दैट द एंटिटी कुड कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, in which case the customer obligation to the entity would be limited to transferring control of the partially completed asset to the entity and paying the penalty prescribed। कहता है जी फिर आपने सिर्फ उतना पैसे पे करने हैं, कस्टमर की ऑब्लिगेशन कितनी है, पार्टली जितना वो कंस्ट्रक्शन हुई है उतने के पैसे देगा, और प्लस जो कोई पेनल्टी उसने अपने जिम्मे ली है वो पे करेगा। The entity has a right to payment for performance completed to date because the entity could also choose to enforce its right to full payment under the contract। ठीक है जी, उसका इन्फोर्सेबल राइट है क्योंकि वो फुल पेमेंट का राइट जो है वो उसे इन्फोर्स कर सकता है अगर कस्टमर डिफॉल्ट नहीं करता। The fact that the entity may choose to cancel the contract in the event the customer defaults on its obligation would not affect that the entity's right to require the customer to continue to perform as required under the contract. The promise consideration are enforceable। कहते हैं जी अगर इस सारे का मतलब ये है कि अगर तो कस्टमर जो है उसने पेमेंट करनी है और जो बनाने वाला है वो उसको बनाएगा, और कस्टमर के पास राइट नहीं है कि वो कैंसिल कर सके, बल्कि जो बनाने वाला है उसके पास राइट है उसे कैंसिल करने का। ठीक है, तो वो जितना उसने काम कर दिया है वो करके वो उसको हैंड ओवर कर दे,
और उस टू डेट उससे पेमेंट राइट है उसको रिसीव करने का, और प्लस जो है कोई ना कोई पेनल्टी भी उससे जो है वो पे करनी पड़ेगी। ये जो लिखा हुआ है ना, द फैक्ट दैट द एंटी मे चूज टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट इन इवेंट द कस्टमर डिफॉल्ट ऑन इट्स ऑब्लिगेशन वुड नॉट अफेक्ट दैट असेसमेंट। वो कहता है ये जो फैक्ट है कि उसके पास ऑप्शन है ये उसे अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जितना काम मुकम्मल हो गया उतने के पैसे लेने और पेनल्टी लेनी है, लिहाजा अब मेरे पास ऑप्शन है कैंसिल करने की, नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द एंटीज राइट टू रिक्वायर द कस्टमर टू कंटिन्यू टू परफॉर्म एज रिक्वायर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, प्रोवाइडेड दैट द एंटीज राइट टू रिक्वायर द कस्टमर टू कंटिन्यू टू परफॉर्म, कस्टमर की क्या परफॉर्मेंस है, पैसे देने ना उसने, एज रिक्वायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट आर इनफोर्सेबल, के वो जो उसके पास इनफोर्सेबल राइट हैं कि कस्टमर से पैसों की वो डिमांड कर सकता है, किस हद तक, जिस हद तक वो काम मुकम्मल हो गया और उसको मैंने हैंड ओवर कर दिया इनकम्प्लीट और प्लस पेनल्टी। तो अगर ऐसा है तो अल्टीमेटली वो टू डेट जितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता जाएगा वो उसको उसके अंदर रिकॉर्ड कर लेगा। ओके, आगे आगे जी एग्जांपल नंबर 18, इसको अच्छे तरीके से तीनों केसेस को कंपैरिजन में रख के पढ़ना है। जब कंपैरिजन में रख के पढ़ेंगे तो यू विल फील द डिफरेंस। ठीक है, कि जी कहाँ जैसे ये लिखा हुआ है, एंटी हैज इनफोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट, पीछे जाओ जरा बी के ऊपर। ठीक है, ये क्या लिखा है, एंटी हैज इनफोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। ठीक है, हैज एन इनफोर्सेबल राइट, ठीक है, इसके अंदर भी इनफोर्सेबल राइट है, आगे चलो। ठीक है, इसके अंदर एंट्री हैज इनफोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। ठीक है, दोनों के अंदर हैं, लेकिन एक के अंदर वो क्या है उसके पास कि जी उसके पास ऑप्शन है कि वो एज इट इज फारग कर दे और पैसे ले ले, वो जो यूनिट इनकम्प्लीट दे दे और उसकी पेमेंट ले ले। दूसरे के अंदर वो क्या है, वो कह रहा है कि जी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके और टू डेट जो पेमेंट आई हुई है वो रख ले, फिर यूनिट देने का और उसके पैसे डिमांड करने का राइट नहीं है, ना किसी पेनल्टी का राइट। आगे चलो। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 18, मेजरिंग प्रोग्रेस व्हेन मेकिंग गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल। हमने प्रोग्रेस किस तरह मेजर करनी है। ठीक है, जब हम एक ओवर द टाइम एक कोई कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर करते हैं ऑब्लिगेशन, एन एंटी एन ओनर एंड मैनेजर ऑफ हेल्थ क्लब एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट with a customer for 1 year of access to any of its health club. The customer has unlimited use of the health club and promise to pay ₹100 per month. ठीक है जी, उसने जिम ज्वाइन की है, ठीक है, 100 रुपया जो है वो पर मंथ उसने देना है। ठीक है, और उसके पास अनलिमिटेड एक्सेस है, तो जब मर्जी जितने मर्जी टाइम के लिए वो आ सकता है, ज़ाहिर है वर्किंग आवर्स के अंदर। ओके, द एंटी डिटरमाइन दैट इट्स प्रॉमिस टू कस्टमर is to provide a service of, क्या इसके अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, कहता है टू प्रोवाइड सर्विस मेकिंग द हेल्थ क्लब अवेलेबल फॉर द कस्टमर टू यूज एज एंड व्हेन द कस्टमर विशेस, कि उसे हेल्थ क्लब मैंने अवेलेबल करना है। ठीक है, जब वो चाहे जैसे चाहे वो इस्तेमाल करे। दिस इज बिकॉज the extent to which the customer uses the health club does not affect the amount of the remaining goods and services to which the customer is entitled। कहता है मेरा अवेलेबल करना ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डिलीवरी है, क्योंकि जो 100 रुपया लेना है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि वो किस मशीन को कितना इस्तेमाल करता है, वो इस पे डिपेंड करता है कि जी मैंने जिम खुला रखा हुआ है और उसके पास उसको अवेलेबल है जिम यूज करने के लिए। ठीक है जी, तो लिहाजा ऐसा कोई सीन नहीं है कि जी इतने घंटे इस्तेमाल करेगा तो इतना रेवेन्यू, इतने घंटे करेगा तो इतना रेवेन्यू। दिस इज अच्छा, उसके बाद उसने लिखा हुआ है जी, ये देखें, this is because the extent to which the customer uses the health club does not affect the amount of the remaining goods and services to which the customer is entitled. The entry concludes that the customer simultaneously receives and consumes। वो रिसीव करी जा रहा है, हर दिन गुजरता जा रहा है, समय ले वो कंज्यूम कर रहा है, वो आया नहीं आया, आधे घंटे के लिए आया, 2 घंटे के लिए आया। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ द एंट्रीज परफॉर्मेंस एज इट परफॉर्म बाय मेकिंग द हेल्थ क्लब अवेलेबल। इसमें मेरी परफॉर्मेंस क्या होगी, मैंने हेल्थ क्लब अवेलेबल करना, तो जैसे दिन गुजरता जा रहा है इसका मतलब वो कंज्यूम करता जा रहा है। कॉन्सिक्वेंटली द एंट्रीज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम इन अकॉर्डेंस विद पैराग्राफ। तो ये ओवर टाइम है, ये भी ओवर टाइम है। ठीक है, पूरा महीना हर रोज वो अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करी जा रहा है। द एंट्री आल्सो डिटरमाइन दैट द कस्टमर बेनिफिट फ्रॉम द एंट्री सर्विस of making the health club available
evenly throughout the year. ठीक है, evenly, that is the customer benefit from having the club available regardless of whether the customer uses it or not. Consequently, the entity concludes that the best measure of progress towards complete satisfaction of the performance obligation over time is time-based measures, and it recognizes revenue on straight line basis throughout the year. हमने पढ़ा ना कि अमोर्टाइजेशन की बेसिस क्या है, मेजरमेंट बेसिस क्या है। तो अगर वो सारे पैसे मुझे एडवांस भी दे देगा ना, तो मैं हर महीने 100 रुपया अमोर्टाइज करता जाऊंगा, क्योंकि बेस्ट मेजरमेंट बेसिस क्या है? बेस्ट मेजरमेंट बेसिस ये हैं कि आपने ओवर द ईयर सर्विस, वो बंदा आपने उसे जिम अवेलेबल किया हुआ है और वो इस जिम से फायदा जो है वो उठा रहा है, लिहाजा इसको हम कहेंगे कि इसे हम ओवर द पीरियड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल हो रही है। और उसका बेस्ट पैटर्न क्या है? पासिंग ऑफ द मंथ, जो जो महीना गुजरता जा रहा है उसका रेवेन्यू अगर साथ साथ आएगा तो साथ साथ रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर सारा एडवांस लिया हुआ है तो वो पहले ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड होगी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, और फिर हर महीने वो इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। पेनल्टी गिव्स राइज टू वेरिएबल कंसिडरेशन। ठीक है, कहता जी बाज का ये होता है कि पेनल्टी की वजह से कंसिडरेशन वेरिएबल हो जाती है, मतलब कस्टमर अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं करे। आमतौर पर कस्टमर की परफॉर्मेंस क्या होती है, प्रॉमिस क्या होता है जो उसने पूरा करना होता है, उसने पेमेंट करनी होती है। तो अगर वो पेमेंट टाइम पे नहीं करता तो कोई ना कोई पेनल्टी क्लास होती है, तो उसके बारे में वो हम डिस्कस करने लगे हैं। An entity enters into a contract with the customer to build an asset for rupees 1 million. In addition, the terms of the contract include a penalty of rupees 100,000 if the construction is not completed within 3 months of the date of the specified in the contract. अब यहाँ पर पेनल्टी की बात हो रही है एंटिटी को कि 1 मिलियन का मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ये कस्टमर वाली पेनल्टी की बात, दोनों तरफ पेनल्टी होती है। ये बात हो रही है कि जो बनाने वाला है, डेवलपर है, उसको पेनल्टी लगेगी अगर उसने 3 महीने में काम मुकम्मल ना किया, 1 लाख रुपया। रेवेन्यू कितना? द कंसिडरेशन includes a fixed amount of 900,000 and a variable amount of, ये जो 1 लाख रुपया है गो के 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसके अंदर 1 लाख वेरिएबल है, क्योंकि 1 लाख डिपेंड करता है कि 3 महीने में काम मुकम्मल होगा या नहीं होगा। अब ये आज मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये उस वक्त जाके फैसला होगा जब 3 महीने गुजर जाएंगे। लिहाजा ये 1 लाख रुपया जो है ये वेरिएबल कंसिडरेशन है और 9 लाख रुपया जो है ये क्या है? फिक्स कंसिडरेशन है। ओके, the entity estimates the variable consideration in accordance with paragraph of and consider the requirement in paragraph this on constraining estimate of variable consideration. हमने estimate के ऊपर constraint पढ़े हैं, पहले वो उस पैराग्राफ का रेफरेंस देता है, आगे फिर उसकी एप्लीकेशन करता है। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट यहाँ क्या है? कंस्ट्रेंट ये है कि वेरिएबल कंसिडरेशन उस वक्त तक कंफर्म नहीं हो सकती। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट क्या है? रुकावट ये है कि हम आज जज नहीं कर सकते कि वो काम 3 महीने में मुकम्मल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? आगे चलो, बस जी उसने यही क्लोज कर दिया। ठीक है, अब जी हाँ 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 जी, यहाँ उसने रेफरेंस देकर इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, लिहाजा वो कह रहा है हम क्या करेंगे, हम अल्टीमेटली इसकी जो कंसिडरेशन है वो अगर तो 3 महीने में डिलीवर हो जाएगा काम। अब उसने वो डिलीवरी की टर्म्स नहीं बताई, एक्चुअली वो हर एग्जांपल में ना कोई पर्टिकुलर जो सेगमेंट है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, सवाल भी ऐसे ही आता है। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जी वेरिएबल कंसिडरेशन जो है वो इसमें बताएं कि कितनी है, ये क्वेश्चन होगा। तो अगर ये वाली सिचुएशन होगी कि जिसके अंदर कोई टाइम कंस्ट्रेंट है या कोई फ्यूचर प्रॉमिस फुलफिल करना है, कोई रेवेन्यू उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो वेरिएबल कंसिडरेशन है और बाकी जो है वो आपकी फिक्स कंसिडरेशन है। अब वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे करना है, ऑब्वियसली मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल नहीं बताएगी, लिहाजा उसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकता। हर एग्जाम्पल के अंदर किसी पर्टिकुलर मैटर को डिस्कस किया गया है, जैसे इसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरह हमने आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल कंसिडरेशन कितनी है और फिक्स कंसिडरेशन जो है वो कितनी है। बस जी यहाँ तक रहूंगा, बताया मैंने आपको, मेरी तबीयत सेट नहीं है। ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे चलेंगे। ये भी बहुत है अगर आपने घर जाके समझ के अच्छी तरह इसको पढ़ लिया तो। ठीक है जी, तो साथ आप लोगों नहीं, अभी नहीं, क्वेश्चन पे नहीं अभी जाना,
आगे चलो, अभी बड़ी एग्जांपल रहती हैं, बहुत एग्जांपल रहती हैं, लंबा काम है ये, कोई बात नहीं। सब करना है जी, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, आप कल ये करके आइएगा, कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे।